हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम बात कर रहे हैं यहाँ पे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल के बारे में। तो यहाँ पर अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सेल ऑर्गेनेली हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो आपकी यूकैरियोटिक सेल आती हैं, तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल हमने डिस्कस किया है इनके बारे में। थोड़ा सा अगर हम बात करें अभी तक की जो चीज़ें आपने डिस्कस की हैं उससे रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो थोड़ा एक आधी क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको नोट करवा दूंगी। आपको वो नोट करने हैं, आंसर्स भी करने हैं। एक उससे पहले एक बारी हम देख लेते हैं अभी तक हमने रिवाइज क्या क्या चीजें की हैं। यहाँ पे तो सेल का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारे पास आता है, डिस्कवरी हमने यहाँ पे देखी है, सेल थ्योरी के बारे में हमने बात की है यहाँ पे, ठीक है। देन हमने बात की यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके बारे में हमने बात की है कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। देन हमारे पास आता है यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल। तो देखो पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है वो आपको देखने हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने कहा कि जब यूकैरियोटिक सेल को हमने पढ़ा है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके फंक्शंस के बारे में हमने बात की है। देन हमने बात की है यहाँ पे फंक्शंस ऑफ कोर्स हमने पढ़े हैं इसमें। देन हमने एक टॉपिक पढ़ा है ऑस्मोसिस जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही रिलेटेड है, और इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे ऑस्मोटिक सॉल्यूशन भी पढ़े हैं जिसमें 3 हमारे पास ऑस्मोटिक सॉल्यूशन आते हैं। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस भी पढ़ा है, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। साथ ही साथ हमने कहा क्या इम्पैक्ट पड़ता है एंडो ऑस्मोसिस का और एक्सो ऑस्मोसिस का किसी सेल में जब उसको किसी सॉल्यूशन में रखा जाता है। देन आती है सेल वॉल। हमने कहा कि यहाँ पे जो एनिमल है उनके अलावा और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑलमोस्ट उनमें सभी में सेल वॉल पाई जाती है। अगर कुछ प्रोटिस्टा में हम देखते हैं कि कुछ में नहीं पाई जाती है बट कुछ में होती है। तो अभी उतने डीप में नहीं जा रहे हैं, अभी बस इतना समझो कि एनिमल जो है उनमें सेल वॉल नहीं होती है। बाकी जो है प्लांट है, बाकी हमने कहा कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फंगस होते हैं, इनमें सेल वॉल होती है। सेल वॉल इनमें आउटर मोस्ट कवरिंग है, और एक चीज ध्यान रखना है इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम एनिमल की बात करें तो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो कुछ और है, और अगर हम बाकी की बात करें इन्हीं प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस की, तो इनमें आउटर मोस्ट कवरिंग कुछ और होगी। क्या होगी देखो। उसके अलावा हमने बात की है फिर न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, क्या फंक्शन होते हैं न्यूक्लियस के, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव क्या है, और इसके बाद से शुरू हो जाते हैं हमारी सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि कोशिकांग। कुछ कोशिकांग हम पढ़ चुके हैं, कुछ और हमारे पास रह जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम वैसे तो आपने पढ़ा है, बट जैसे कि राइबोसोम है उसके फंक्शन आप जानते हैं, जैसे कि प्लास्टिड होता है, जैसे कि सेंट्रोसोम होता है, यहाँ पे जैसे कि वैक्यूल होते हैं। अच्छा, ये जो ऑर्गेनेली है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल सेल की हम बात कर रहे हैं, हम कंबाइंडली सबको पढ़ रहे हैं। कौन से ऑर्गेनेली एनिमल सेल की है, कौन सी प्लांट सेल की है, उसको हम तब पढ़ेंगे जब हम डिफरेंस को देखेंगे। अभी तो हम सारी ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। उसमें प्लांट्स की भी आ रही है तो एनिमल्स की भी आ रही है। जैसे प्लास्टिड आप पढ़ोगे तो प्लास्टिड प्लांट सेल की ऑर्गेनेली है, एनिमल की नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमने कहा कि हम अलग अलग ऑर्गेनेलीज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, और वो अभी कंबाइंड ही चल रहा है। जैसे कि अभी तक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ पे डिस्कस किया है, जैसे कि अभी तक हमने बात की है, ये सारे फंक्शंस आ जाते हैं, 2 टाइप आते हैं। उसके बाद हमारे पास गोल्जी अपैरेटस आते हैं, देन लाइसोसोम आता है, और लाइसोसोम के बाद हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो क्या किया जाए, पहले माइटोकॉन्ड्रिया को हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, देन हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो ऑर्गेनेली है, जो आपकी प्रीवियस ऑर्गेनेली है, जैसे जैसे ईआर, ईआर में 2 प्रकार के आपने वो पढ़े हैं, ईआर पढ़े हैं। एक पढ़ा है आर ई आर को, एक पढ़ा है एस ई आर को, आर ई आर और एस ई आर आपने पढ़ी है, ठीक है। इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, इनके फंक्शन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ये आपने पढ़ना है। देन ये स्ट्रक्चर जो आता है वो गोल्जी का आता है। गोल्जी का स्ट्रक्चर, गोल्जी के फंक्शंस आपने जो पढ़े हैं, या इसके अलावा जो आपके पास आता है लाइसोसोम, ये लाइसोम है। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर और लाइसोसोम के फंक्शन आपने पढ़े हैं। इसके बाद यहाँ तक की बात में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया एक और ऑर्गेनेली है हमारी, और आपने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है
वो यूकैरियोटिक सेल में अगर हम देखें तो वो यूकैरियोटिक सेल में ही हमें मिलेगी, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिल रही है। प्रीवियस सेक्शन में हमने ये भी देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है वो कोई और पार्ट कर रहा था जिसका नाम था मीजोजोम। हमने यहाँ पे देखा भी था जब हम प्रोकैरियोटिक सेल को देख रहे थे, हमने कहा था एक इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किनकी, प्रोकैरियोट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ अंदर को धंस जाती है और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे जो निकलते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है, ये वाला। तो क्या है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनर मोस्ट लेयर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की ओर जो है एक डिप्रेशन सा आता है, ये अंदर की ओर ऐसे इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाती है, इसका नाम है मीजोजोम। अब मीजोजोम के फंक्शन देखो, हमने क्या कौन कौन से फंक्शन पढ़े थे। मीजोजोम में रेस्पिरेशन हो रहा है, मीजोजोम सिक्रीशन भी कर रहा है, मीजोजोम जो है वो क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन में भी हेल्प कर रहा है, मीजोजोम सेल के रेप्लिकेशन में भी हेल्प कर रहा है। अगर हम अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, यहाँ पे रेस्पिरेशन करता है, ये अच्छा ये तो सिक्रीशन है, रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में, हमारी सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रेस्पिरेशन कर रहा है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल की बात चल रही है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेशन का काम है वो मीजोजोम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है, ऐसे रिलेट करते रहना है आपको। चलो, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, हमने बात की थी। यहाँ पे और भी पार्ट्स हमारे पास आए थे, कौन कौन से आए थे बताओ। हमने कहा था एक तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अच्छा, बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो तो एक सिंपल मेम्ब्रेन है आपकी, अंदर वाली जो है वो हाईली कॉइल्ड होती है, ऐसे कॉइल यहाँ पे हुई रहती है। कॉइल होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा आपने कहा ये आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन आ जाती है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये वाला जो स्पेस है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। बाकी आपने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। क्यों होता है अपना डीएनए और राइबोसोम, आपको रीजन बताया गया था जो आपकी लास्ट क्लास थी, जहाँ पे हमने यहाँ पे डीएनए और राइबोसोम की बात की थी, प्रीवियस जो क्लास थी वहां पर आपको रीजन बताया गया था, क्योंकि एक टाइम में, क्योंकि हम इवोल्यूशनरी फेज को जब पढ़ते हैं, इवोल्यूशनरी फेज को जब हम पढ़ते हैं तो हमने कहा कि जीवन की जो शुरुआत है वो किसी प्रोकैरियोटिक सेल से हुई होगी। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसमें क्या है, रेप्लिकेशन हुई होगी, बहुत सारी प्रोकैरियोटिक सेल बनी है, ऐसे कर करके कोई एक सेल इनमें से जो है वो यूकैरियोटिक सेल में डेवलप हो गई है, ठीक है। ये एक शॉर्ट वे है, ऐसे कर करके ये जो है एक इनमें से कोई, इनमें से ऐसे नहीं कि सारी सेल, क्योंकि अगर इनमें से सारी सेल्स यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो जाती तो आज की डेट में प्रोकैरियोटिक सेल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जबकि आज भी प्रोकैरियोटिक सेल हम देखते हैं, बैक्टीरिया को हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमने कहा कि ऐसे नहीं कि सारी सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल में इवॉल्व हो गई थी, इनमें से कुछ सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल में क्या हो जाती, इवॉल्व हो जाती है। अब ये सेल जो है, चलिए तो हमने क्या बात की, यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल थी उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे रेप्लिकेट हुई, यूकैरियोटिक सेल भी रेप्लिकेट होंगी और ऐसे गुच्छे बन गए हैं, यानी कि बहुत सारी सेल्स ने मिल करके ऐसे ग्रुप बना लिए हैं ये। अब इन ग्रुप्स को हमने क्या नाम दिया, आपको नाम है याद है होगा आपने, हमने इनको नाम दिया टिश्यू। ऐसे टिश्यू बनने लगे। अब क्या है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाने लगे हैं और ऐसे ही ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल थी समहाउ उसी से जो है जो यूकैरियोटिक सेल है वो डेवलप हुई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें अपना डीएनए और राइबोसोम कैसा है, तो हमने बात की क्योंकि एक टाइम पे जब इवोल्यूशनरी पीरियड यहाँ पे चल रहा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक सेपरेट इंडिविजुअल सेल रही होगी। अब वो अगर इंडिविजुअल सेल है तो एटलीस्ट उसमें अपना डीएनए तो होगा, क्योंकि सेल जो है उसका अस्तित्व तभी होगा जब उसमें सारे पार्ट्स होंगे, स्पेशली जब उसका डीएनए उसमें होगा, ठीक है। डीएनए होगा, उसमें मेम्ब्रेन होगी, अपनी सेल मेम्ब्रेन होगी और इसके अलावा उसकी ऑर्गेनेली होगी। अब यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें अपना डीएनए भी है, मेम्ब्रेन तो है ही, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसमें अपना डीएनए भी है, उसमें अपना राइबोसोम भी है, ये अपना प्रोटीन भी बना रहा है खुद से, क्योंकि देखो राइबोसोम है, डीएनए तो अपना प्रोटीन खुद बनाएगा।
तो ये इंडिविजुअल सेल थी। अब कोई बड़ी सेल थी, उसने इस माइटोकॉन्ड्रिया को एंगल्फ कर दिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जब एंगल्फ किया गया, देखो क्या सीन हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये कोई एक बड़ी सेल है, मान लो कि ये कोई यूकैरियोटिक सेल है, ये कोई बड़ी सेल है यूकैरियोटिक सेल, और ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इस सेल ने क्या किया, इसको ऐसे एंगल्फ कर लिया है, ऐसे इसको एंगल्फ कर लिया है। रिजल्ट हमारे पास क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पे डेथ नहीं हुई है, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया है, यहाँ पे रेस्पिरेशन करना, इस सेल के लिए रेस्पिरेशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये रेस्पिरेशन करेगा, जब रेस्पिरेशन करेगा तो ये एटीपी बनाएगा। यहाँ पे रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, देखो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है, छोटी क्लासेस में तो पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट इतना तो हमें पढ़ा हुआ है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर हम नहीं भी जाएंगे तो इतना तो हमें पता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अब रेस्पिरेशन में आपने कहा टाइप्स ऑफ या स्टेप, टाइप्स नहीं बोलेंगे, स्टेप्स बोलेंगे। तो पहला होता है यहाँ पे जो आपकी नोज है, ठीक है, जो नोज है उससे आपने ऑक्सीजन अंदर ली, उसके बाद ये जो ऑक्सीजन गई ये आपके कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। ठीक है, लंग्स में जाती है, लंग से आपकी ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन गई, ब्लड वेसल्स एक हर एक सेल तक पहुंचाएगी इस ऑक्सीजन को। अब यहाँ पर एक सेल है, इस सेल को क्या दिया गया, ग्लूकोज भी दिया गया और इसको ऑक्सीजन भी दी गई। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज टूट गया और यहाँ पर एनर्जी निकली, प्लस यहाँ पे क्या निकला, CO2 निकला। ठीक है, अब ये CO2 वापस से हमारे ब्लड में जाता है और हमारे ब्लड से होकर के हमारे कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। हमारे लंग्स से वापस से होते हुए हमारे नाक के माध्यम से CO2 बाहर निकल गई है। ठीक है, तो ये हमने बोला ये है रेस्पिरेशन। अब इनमें देखो, जब हमारी नाक से हम क्या करते हैं, इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, ये क्या है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। जब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आई, ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजन का आना और लंग से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाना, तो ब्लड में ऑक्सीजन का जाना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में आना, ये क्या है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन है। और अब यहाँ पर देखो, ब्लड से सेल में क्या गई, ऑक्सीजन गई, और सेल से ब्लड में क्या गया, यहाँ पे CO2 गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। और यही जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है यही होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। तो क्या हुआ कि जब एक बड़ी सेल ने माइटोकॉन्ड्रिया को एंगल्फ किया तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे रेस्पिरेशन करने लगा, इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी डेथ नहीं होती है, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। और आज की डेट में हमारी सेल का इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनेली है वो आपकी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, चलो इतना तो हमें पता चल गया माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों अपना DNA, क्यों अपना राइबोसोम होता है। डेफिनेशन पढ़ लो, माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग है जो कि सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। दैट प्रोड्यूस्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP, ये क्या करते हैं, ATP बनाते हैं। ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, द मेन एनर्जी मॉलिक्यूल्स यूज्ड बाय द सेल, जो कि क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी मॉलिक्यूल्स होता है जो कि सेल के द्वारा यूज होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायग्राम है उसमें क्या क्या चीजें आपने देखी, द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बिलो इलस्ट्रेट अ सेवरल स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात कर रहा है इस डायग्राम के बारे में। ठीक है, कि नीचे दिया गया जो डायग्राम है वो सारी चीजें बताता है, सारे पार्ट्स बताता है माइटोकॉन्ड्रिया के। स्ट्रक्चर अब पढ़ लो, द माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली से बना हुआ स्ट्रक्चर है, रॉड शेप का होता है। रॉड शेप मतलब कुछ ऐसा ऐसा बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, देखो रॉड शेप, देखो हमने यहाँ पे ओवल नहीं बनाया है। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये तो कुछ रॉड शेप नहीं लग रहा है, देखो ऐसे तो बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे, और ये इनर, इसको रॉड शेप कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, अब वापस से आओ, इट इज रॉड शेप, ये क्या होता है, रॉड की शेप क्या होता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। ये स्टार्ट कर लो, ये बोल रहे हैं कि ये दोनों में ही पाया जाएगा, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी पाया जाएगा।
Its size range from 0.5 to 1 micrometer in diameter. ये इसकी क्या बोला गया है, साइज के बारे में बात की गई है. The structure comprise an outer membrane. इस संरचना में एक बाहरी मेम्ब्रेन होती है, एंड इनर मेम्ब्रेन एक आंतरिक लेयर होती है, एंड अ जेल लाइक मटेरियल कॉल्ड द मैट्रिक्स. और इसमें इसके अंदर एक जेल लाइक मटेरियल होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं. मैट्रिक्स हमने वहां पर स्ट्रक्चर में देखा था. द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन आर mode of protein and a phospholipid layers separated by the intermembrane space. क्या बोला गया है? The outer and inner membrane are mode of proteins are made of प्रोटीन. ठीक है, ये किससे मिलकर के बने होते हैं? यहाँ पे प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, एंड फॉस्फोलिपिड लेयर और फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं, सेपरेटेड बाय द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. ये दोनों जो लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये अलग किससे होते हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से होते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट हमें बताया गया है द आउटर मेम्ब्रेन कवर्स द सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. जो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया का जितना सरफेस है उसको यहाँ पे क्या करता है? कवर करता है, एंड हैज अ लार्ज नंबर ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन नोन एज अ पोरिन्स. और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी जो क्या होती है? प्रोटीन्स होती है जिनका नाम पोरिन्स है. पोरिन्स आपको दिखाई गया होगा, यहाँ पे देखो ये है पोरिन्स. अच्छा, किससे मिलकर के बनी होती है मेम्ब्रेन? प्रोटीन एंड क्या बनी होती है? फॉस्फोलिपिड यहाँ पे लिखा हुआ था. अब आ जाओ फंक्शन पे जो इम्पोर्टेंट है और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आएगा. स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है. तो हमने कहा द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. आपने कहा सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एक प्रक्रिया के द्वारा, एक प्रोसेस के द्वारा. उस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फेट. फॉस्फेट क्यों? क्योंकि एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, कितने फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट बने हैं, ट्राई फॉस्फेट बोला गया है. तो प्रोडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, ऑक्सीडेटिव बोला गया क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस. ठीक है, क्या क्या होता है इसमें? रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल. क्या और क्या अदर क्या फंक्शन है कि ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं सेल के उसको रेगुलेट करेगा. अच्छा, मेटाबॉलिक प्रोसेस समझ रहे हो ना? जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो मेटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, किसी चीज का बनना अलग अलग चीजों से. ठीक है, किसी चीज का बनना, जो रिएक्टर होते हैं उनसे किसी प्रोडक्ट का बनना, या किसी चीज का टूटना, अलग अलग जो चीजें हैं उनमें किसी चीज का टूटना, वो आपकी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं. प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ न्यू सेल एंड सेल मल्टीप्लीकेशन. सेल ग्रोथ को क्या करता है यहाँ पे? ये प्रमोट करता है. हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन द लिवर सेल. लिवर सेल में क्या करता है? यहाँ पे डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है. प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस और अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ. देखो क्या होता है कि जैसे कोई सेल है, जैसे वो इन्फेक्टेड है या वो बहुत पुरानी हो गई है, तो उसमें क्या होता है, जो सेल है वो रिप्लेस हो जाती है. सेल डेथ हो जाएगी तो न्यू सेल बन जाएगी. तो उसे ये क्या करेगा? यहाँ पे प्रमोट करता है. रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्लड. कुछ कुछ पार्ट्स बनते हैं ब्लड के, एंड अ वेरियस हार्मोन्स लाइक अ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. हेल्प इन द मेंटेनिंग एन एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन विद इन द कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल. कैल्शियम आयन जो होते हैं उनके कंपार्टमेंट्स में आपने देखा जा सकता है. इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज. बहुत अलग अलग सेलुलर एक्टिविटीज में देखा जाता है, जैसे सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल सिग्नलिंग है, सेल सेंसेशंस है, कंट्रोलिंग द सेल साइकिल एंड ऑल्सो इन द सेल ग्रोथ. ये सारे फंक्शन है, अदर फंक्शन है किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के. चलो एक बार आप लोग देख लेंगे. चलिए, तो ये तो बात हुई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं अभी तक के, जो हमारे पास जो जितने भी टॉपिक्स आते हैं. देखो सबसे पहले तो डिस्कवरी से रिलेटेड एमसीक्यूज में डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए एक तो वो कर लेना डिस्कवरी से रिलेटेड. दूसरा हमने कहा जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस है. अब जब डिफरेंस की बात आप करोगे तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आता है, एक तो न्यूक्लियस आता है कि जो
प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी कि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती हैं और जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्री है, वहाँ पे सेल में फ्री है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। दूसरा हमने कहा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो ऑर्गेनेली है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। और भी डिफरेंसेस हैं, देखो ऑर्गेनेलीज के डिफरेंस है, जैसे कि वहाँ पर मीजोसोम जो है जो काम कर रहा है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपने बहुत सारे प्रोजेक्शन देखे हैं, जैसे फ्लैजिला देखा है, सीलिया देखा है, पिलाई देखा है, फिम्बरी देखा है। तो ऐसे जो प्रोजेक्शंस हैं वो हमें एनिमल सेल में नहीं देखने को मिल रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होती है या फिर जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है वो प्रोजेक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस है वो एक बार कर लेना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर सेल के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन आपसे पूछा जाता है और ऑस्मोसिस तो मस्ट है, आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्मोसिस क्या है, या आपको एक कंडीशन दी जाएगी कि जब एक सेल को किसी सॉल्यूशन में रखा गया तो यहाँ पर जो सेल पे इम्पैक्ट पड़ता है, सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है या सेल सिकुड़ जाती है। तो बताओ कि वो जो सॉल्यूशन था वो किस प्रकार का सॉल्यूशन है, ये ऑस्मोसिस जो है वो किस प्रकार के ऑस्मोसिस है। या तो आपसे थोड़ा घुमा करके या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं, तो ऑस्मोसिस पढ़ लेना एक बार। इसके अलावा न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पर देखो जनरल जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो पढ़नी है। सेल ऑर्गेनेली पे आ जाओ। ईआर से बहुत सारे क्वेश्चन, एक तो ईआर, एक जो माइटोकॉन्ड्रिया और एक राइबोसोम, इन तीनों से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि औरों से नहीं आएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है जैसे ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कभी आरईआर का ही फंक्शन पूछ लिया जाता है, कभी कंप्लीटली ईआर को पूछ लिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को पूछ लिया जाता है, या एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं। तो एनर्जी, अच्छा हाँ एक और चीज, एनर्जी करेंसी जो है वो होगी एटीपी, यानी कि जो ऊर्जा आपको दे रही है वो एनर्जी करेंसी होगी। और अगर हम एनर्जी हाउस या पावर हाउस बोलेंगे, तो एनर्जी हाउस का मतलब है जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको एनर्जी हाउस या पावर हाउस कहते हैं सेल का। और एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो है लाइसोसोम, और ये क्वेश्चन बड़ा रिपीट होता है कि क्यों लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली कहते हैं। तो एक बार इसको भी हम पढ़ के लेकर के आप लोग लेकर के आएंगे, हमने तो यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया है। बाकी कुछ ऑर्गेनेलिज आपके रह जाते हैं, जैसे प्लास्टिड पढ़ेंगे, जैसे कि सेंट्रोल्स पढ़ेंगे यहाँ पे, और वैक्यूल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कुछ ऑर्गेनेलीज रह जाती हैं। एंड लास्ट जो पोर्शन हमारा होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस यहाँ पर आता है, अभी तक क्या डिफरेंस आपको दिखा है। तो अभी तक जो डिफरेंस आपने देखा है वो सेल वॉल का देखा है, कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एक डिफरेंस तो हमने कर लिया है यहाँ पे। अब सारी चीजों को एक बार सम अप करो, जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, तो जो भी चीजें हैं आप लोग इसे घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।